Consciousness is more than a body of knowledge. It's a way of thinking, a way of skeptically interrogating the अस्सलाम वालेकुम क्लास। अभी तक जो हमने पढ़ लिया वो था बायो एनर्जेटिक्स, मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म में हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस को, क्रैब साइकिल को, और हमने पढ़ ली एचएमपी शंट। अब ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल में हमने देखा था कि हमारे पास जो है कुछ इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए थे, NADH2 और FADH2 के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए थे, जिसको हमने कहा था कि ये एनर्जी इंटरमीडिएट एनर्जी के कैरियर्स हैं। ठीक है, जो हमारे पास ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, कुछ एनर्जी इंस्टेंटली ATP में प्रोड्यूस कन्वर्ट हो गई है और कुछ एनर्जी जो है वो इन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुई है, और ये मॉलिक्यूल्स एट द एंड हमें ATP देंगे। तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ये जो NADH के मॉलिक्यूल था और FADH का मॉलिक्यूल था, इसमें से जो हमारे पास एनर्जी है कैसे यूटिलाइज होगी, कैसे ATP में कन्वर्ट होगी, वो सारा कुछ होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर होने हैं इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से ट्रांसफ़र होंगे कि एट द एंड हमारे पास एनर्जी के पैकेट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ATP प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अब ये पूरा का पूरा किस तरह सिस्टम काम करता है वो हम आगे देख के चलते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स जो हैं वो याद करनी होगी, सोचना होगा उनके बारे में, उसके बाद जो है हम इस चेन की तरफ जाएंगे। ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन इज़ डिफाइंड एज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन एज द गेन इन इलेक्ट्रॉन्स when a substance exists both in the reduced state and in the oxidized state, the pair is called a redox coupled reaction। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होती है कि लूज इलेक्ट्रॉन्स किसी चीज़ में से रिड्यूस हो जाएं, चले जाएं, और रिडक्शन ये होती है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएं। तो किसी चीज़ में जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होंगे तो वो होती है रिडक्शन, और किसी चीज़ में जब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे किसी चीज़ में से तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब क्या होता है हमारे पूरे के पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम में जितनी मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, कपल्ड रिएक्शंस होते हैं। मतलब ये कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के साथ साथ हो रही होती है। मतलब एक मॉलिक्यूल इज़ गोइंग टू ऑक्सीडाइज और दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है वो साथ ही रिड्यूस्ड हो रहा होता है। तो ऐसे सारे के सारे रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के साथ कपल हुई भी होती है वो कहलाते हैं रिडॉक्स कपल रिएक्शंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बेसिकली क्या होना है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे ने रिड्यूस होना है, एक ने रिड्यूस होना है तो दूसरे ने ऑक्सीडाइज होना है। तो ये दो रिएक्शन एक दूसरे के साथ कॉन्टीन्यूसली चल रहे होंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या होगी? The transfer of electrons from the reduced coenzymes through the respiratory chain to oxygen is known as biological oxidation। कोएंजाइम्स यहाँ पे किसको कहा गया उन्होंने? ये जो NADH के मॉलिक्यूल और FADH के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए थे ना क्रैब साइकिल में, दे आर एनर्जी कैरियर्स। ठीक है, तो वो जो एनर्जी कैरियर्स हैं वो अपनी एनर्जी शिफ्ट करेंगे कुछ कोएंजाइम्स में, कोएंजाइम्स आगे एनर्जी शिफ्ट करेंगे, फिर आगे एनर्जी शिफ्ट करेंगे, और एट द एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड होगा। तो इस सब को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हो कहाँ पे रही है? हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस जो थी वो सेल के साइटोसोल में हो रही थी। मतलब कि सेल के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, जो लिक्विड सारी चीज़ होती है, उधर हो रही थी। ठीक है, और हमने देखा था अभी कि HMP शंट जो थी वो भी ग्लाइकोलिसिस का एक ऑल्टरनेटिव पाथवे था, वो भी साइटोसोल में हो रही थी। जब हमने देखी थी क्रैब साइकिल के बारे में बात, तो हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस में जब ग्लूकोज टूट के पायरावेट में कन्वर्ट होता है तो पायरावेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होकर फिर क्रैब साइकिल में जा रहा था, और वो जो क्रैब साइकिल पूरा का पूरा था वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो लिक्विड सा नज़र आ रहा है, इसके अंदर हो रहा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अब कहाँ हो रही होगी?
हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाहर मेम्ब्रेन होती है जो स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है जो इन्वेजिनेशंस बनाई हुई हैं, जो अंदर 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 को बनाई हुई, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, अब इस क्रिस्टी के ऊपर होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पूरा का पूरा ये जो सिस्टम अभी हम आगे देखेंगे वो चलता है यहाँ पर। तो आप देखो, बाहर ग्लाइकोलाइसिस होती है, अंदर क्रैब साइकिल चल रहा होता है और इस दोनों के दरमियान में चल रही होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या है, अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज फंक्शनिंग इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में हो रही है ना। द mitochondrion is a subcellular organelle having the outer and inner membrane enclosing the matrix। अब माइटोकॉन्ड्रिया कैसी ऑर्गेनाली होती है कि इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है और अंदर एक मेम्ब्रेन होती है और इनसाइड उसके मैट्रिक्स होता है जहाँ पर क्रैब साइकिल हो रहा होता है। द इनर मेम्ब्रेन इज़ हाईली सिलेक्टिव इन इट्स परमिएबिलिटी। जो अंदर ये क्रिस्टी वाली मेम्ब्रेन होती है ये हाईली सिलेक्टिव होती है, हर चीज़ इसके अंदर नहीं चली जाती। इसीलिए वो जो पायरावेट का मॉलिक्यूल बना था बाहर वो डायरेक्टली अंदर नहीं जा पाया, वो पहले कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए में, क्योंकि वो जो मेम्ब्रेन है ये क्रिस्टी है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए को अंदर आने देती है पर पायरावेट को अंदर आने नहीं दे रही थी। द इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स द रेस्पिरेटरी चेन एंड ट्रांसलोकेटिंग सिस्टम। तो अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये वाली क्रिस्टी, उसके अंदर रेस्पिरेटरी चेन के सारे कोएंजाइम हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वहाँ पे चलनी है और बहुत सारे और सिस्टम्स भी उसके ऊपर हैं। इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और रेस्पिरेटरी चेन द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पर होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रांसफ़र होना है फ्रॉम NADH टू अ चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ठीक है, ये क्या था, NADH का मॉलिक्यूल और FADH के मॉलिक्यूल मैंने कहा था एनर्जी के कैरियर्स हैं जिन्होंने एट द एंड जाना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, एक लाइन में एंजाइम्स पड़े होते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स पड़े होते हैं एंजाइम्स के। NADH का मॉलिक्यूल उनके पास जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन उनको देता है, खुद जो है वापस आ जाता है, NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और जो वो इलेक्ट्रॉन होता है वो आगे 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 डिफरेंट एंजाइम्स के पास जाता है, एनर्जी कैरियर्स के पास जाता है और एट द एंड हमारे पास बनती है ATP। The electrons flow from the more electronegative component to the more electropositive components। तो ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं ये एक से दूसरे से तीसरे में शिफ्ट कर रहे होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को। All the components of electron transport chain are located in the inner membrane of mitochondria। इस क्रिस्टी के ऊपर ही होते हैं सारे के सारे हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। There are 4 distinct multi-protein complexes। अब मैंने आपको बताया ना कॉम्प्लेक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, तो वो इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स है, मतलब 4 डिफरेंट एंजाइम के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो इस मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े हुए होते हैं। दे आर नेम्ड एज, अब इनको कैसे नेम दिया गया है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4, 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। दे आर कनेक्टेड बाय 2 मोबाइल कैरियर्स और ये आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं, 2 कैरियर से जो कि मूव कर रहे होते हैं, कोएंजाइम Q और साइटोक्रोम C। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि 4 हमारे पास बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं और ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं विद द हेल्प ऑफ कोएंजाइम Q और साइटोक्रोम C के मॉलिक्यूल्स के साथ। देखो यहाँ पर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और ये एट द एंड कॉम्प्लेक्स 4 है। कॉम्प्लेक्स 4 इज़ डिफरेंट देन दीज 3। यहाँ पर होता क्या है, अब बेसिकली ये हमारे पास उन्होंने बताई हुई है, जो अंदर वाली क्रिस्टी है ना जो भी मैंने दिखाई माइटोकॉन्ड्रिया की, ये वो वॉल है, उसके अंदर ये सब चीज़ें धसी हुई हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं। होता क्या है हमारे पास जो हमारे पास क्रैब साइकिल के नतीजे में NADH2 का मॉलिक्यूल बना ना सबसे पहले। अब NADH क्रैब साइकिल कहाँ हो रहा है, अंदर वाले मैट्रिक्स में। ठीक है, ये वाली जगह के अंदर हो रहा था, तो वो भाग के इधर चला जाएगा, वॉल तक तो जा सकता है ना। जैसे ही NADH2 का मॉलिक्यूल बनता है वो यहाँ चला जाता है और क्या होता है, वो अपना H जो है, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र कर देता है इस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को, खुद ये रिड्यूस हो जाता है, खुद ये जो है NADH रिडक्टेज की मदद से खुद जो है NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाता है हमारे पास, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आयन पंप हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये NADH है ना, इसमें से H रिमूव हो जाएगा और H रिमूव होके जो हमारे पास
क्रिस्टी से बाहर वाला जो मैट्रिक्स है, 2 वॉल्स है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इन पहली फर्स्ट वॉल और ये सेकेंड वॉल, तो इसके दरमियान में जो मैट्रिक्स होता है यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है ये हाइड्रोजन आयन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एनर्जी जो है वो शिफ्ट होती है यहाँ से यूबिक्विनिन में, यूबिक्विनिन से आगे शिफ्ट होती है, यहाँ पर भी एफ का मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अपना हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन फिर पंप होता है, फिर आगे एनर्जी शिफ्ट होती है, और फिर एट द एंड विद द हेल्प ऑफ हमारे पास एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की मदद से एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो हमारे पास रेस्पायरेशन के नतीजे में ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे होते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल में, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयंस पंप आउट हो जाते हैं बाहर को। अब क्या होता है, यहाँ पर जितने भी NaDH2 के मॉलिक्यूल, FeDH2 के मॉलिक्यूल्स थे, सारे के सारों ने अपने हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए, ठीक है। इतने सारे हाइड्रोजन जब बाहर इस वाली जगह पर जाते हैं तो अब हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे ज़्यादा हो गए, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस कम हो गए, यहाँ पे ज़्यादा हो गए, एनर्जी ग्रेडियंट बन गया, यहाँ पे हाई हो गया, हाई पोटेंशियल हो गई, और यहाँ पे लो पोटेंशियल हो गई, इस वाली साइड पे लो पोटेंशियल हो गई। अब क्या होता है, हमें पता है कि एनर्जी हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, क्योंकि हर चीज़ ने अपने आप को स्टेबलाइज करना होता है, ठीक है। अब इन सारे के सारे एनर्जी के मॉलिक्यूल्स ने, हाइड्रोजन आयंस ने वापस अंदर यहाँ को आना है, तो ताकि वो अपने आप को स्टेबलाइज कर सके, क्योंकि यहाँ पे तो हो गई है हाई कंसंट्रेशन, इन्होंने लोअर करना है किसी तरह। तो क्या होता है, जो हमारे पास फोर्थ कॉम्प्लेक्स होता है इसको हम बोलते हैं ATP सिंथेज। ये एक ऐसा एंजाइम होता है, सिर्फ यहाँ पे जगह होती है, बाकी किसी भी जगह से पूरी वॉल बंद है ना, और हमने कहा ये वाली वॉल जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये हर चीज़ को अंदर नहीं घुसने देती। जैसे इसने पायरुवेट के मॉलिक्यूल को नहीं घुसने दिया था ना, ऐसे ही ये हाइड्रोजन आयंस को भी अंदर को नहीं आने देगी। अब हाइड्रोजन आयन ने अंदर आना है, तो हाइड्रोजन आयन के लिए अंदर आने का रास्ता सिर्फ ATP सिंथेज है, इस जगह पे ही हाइड्रोजन आयन अंदर आ सकते हैं। तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन सारे के सारे रश करते हैं इस जगह पे, ताकि यहाँ से वापस आ सकें। जब ये भाग के यहाँ आते हैं और यहाँ हाई एनर्जी होती है, और यहाँ से एक एक करके जब अंदर को घुसता है हाइड्रोजन आयन का मॉलिक्यूल, तो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी एनर्जी जो होती है। जैसे ही वो अंदर को आता है, ATP सिंथेज क्या करता है, यहाँ पर ADP के मॉलिक्यूल बहुत सारे पड़े हैं जिन्होंने एनर्जी बनाने ATP में कन्वर्ट होना है, तो जैसे ही ये रश होकर अंदर आता है, फ़ौरन से ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते जाते हैं यहाँ पर। तो इस तरह ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो चलती है, कि हम हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे अंदर क्या निज़ाम है कि वो जो ग्लूकोज है उसको हम पहले छोटा छोटा तोड़ते हैं इस फॉर्म में कि एनर्जी कैरियर्स में कन्वर्ट हो जाए, फिर इन कैरियर्स से हम एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस को एनर्जी देते हैं और हाइड्रोजन आयन पंप करा देते हैं ऊपर को। हाइड्रोजन आयन जब बाहर वाली साइड पे ज़्यादा हो जाते हैं तो दे नीड टू कम बैक, ठीक है। तो वो वापस जैसे ही आते हैं विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेज, जैसे ही वो वापस आते हैं, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी भाग के कोई चीज़ घुस रही है, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी खिड़की है और पूरा का पूरा बाकी कमरा बंद है, तो उस छोटी सी खिड़की में ज़ोर से हवा आएगी, क्योंकि जहाँ पर किसी चीज़ की कमी होती है वहाँ पे बाकी सारी आसपास की हवा रश करती है ना अंदर आने को। तो इसी तरह जब यहाँ पर ये सारे के सारे हाइड्रोजन आयन रश करेंगे अंदर आने को, तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से फोर्स लगाएंगे। जब बहुत ज़्यादा ज़ोर से फोर्स लगाते हैं तो फ़ौरन से वो जो फोर्स है, वो जो एनर्जी है, वो हमारी बॉडी ATP की फॉर्म में स्टोर कर लेती है। ये थी सारी की सारी कहानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। अब हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो जो कॉम्प्लेक्सेस मैं बता रही हूँ वो कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं और वो कॉम्प्लेक्सेस के नेम्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, थोड़ा बहुत, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स 4 है, ये वाला कॉम्प्लेक्स 4 के बारे में वो बता रहे हैं कि ये है ATP सिंथेज इज़ अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट कंटेन्स द डोमेन F0 दैट स्पैन्स द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। उसने कहा है ये 4th हमारे पास है ना, इसके देखो 2 डोमेन्स है, एक ये और एक ये। तो उसने कहा है एक जो माइटोकॉन्ड्रियल ये जो ATP की एक डोमेन है वो इधर अंदर वाली साइड पर घुसी हुई है और एक बाहर वाली साइड के ऊपर है। तो ये दोनों साइडों के ऊपर होता है बड़ा सा मॉलिक्यूल है। दैट अपेयर्स एज अ स्फीयर दैट प्रोट्रूड्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स V कैटालाइजेस ATP सिंथेसिस एंड सो इट इज़ रेफर टू एज ATP सिंथेज। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स 5 जो ये कॉम्प्लेक्स है, दिस इज कॉम्प्लेक्स 1 2 3 एंड 4।
ये दिस इज़ कॉम्प्लेक्स 4, दिस इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स 5, ये IV होना है, ये V नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये ATP सिंथेसाइज कर रहा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ATP सिंथेस। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ये कॉम्प्लेक्स 1 यहाँ से उन्होंने बताना शुरू किया। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉम्प्लेक्स 1 है, अब ये क्या है, इट इज़, अब इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज और NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये MCQ आ सकता है कि NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स क्यों, इसको नाम क्यों ये दिया गया, क्योंकि ये क्या करता है, NADH के मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, डिहाइड्रोजिनेज कर रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का नाम है डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब ये कहाँ पर बाइंड होता है, ये बताया हुआ है, इट इज़ टाइटली बाउंड टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इट कंटेन्स अ फ्लेवोप्रोटीन। इसमें एक और प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं फ्लेवोप्रोटीन, जिसके अंदर FMN का मॉलिक्यूल एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच हुआ होता है और सल्फर प्रोटीन्स होती हैं। NADH इज़ द डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन NADH देता है और FMN एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब जो मैंने आपको कहा था ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इकट्ठी हो रही होती है, तो यही है कि NADH जो है वो अपना मॉलिक्यूल देता है और FMN जो होता है वो ले लेता है और ये FMNH2 में कन्वर्ट हो जाता है और ऐसे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे से आगे ट्रांसफ़र होता जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 हाइड्रोजन आयन आर ट्रांसफर्ड, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफ़र हो जाते हैं FMNH2 में और एक हाइड्रोजन आयन ऊपर को पंप हो जाता है फ्रॉम NADH टू द फ्लेवन प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ द कोएंजाइम। इस तरह देखो, ये NADH का मॉलिक्यूल था, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, वो आगे यहाँ को चले गए और हाइड्रोजन आयन जो था वो ऊपर को पंप हो गया। यहाँ पर भी आगे FAD के साथ यही होगा और इस तरह करते करते हाइड्रोजन आयन्स ऊपर चले जाएंगे और एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यूँ शिफ्ट हो जाएंगे। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम FMNH2 आर देन ट्रांसफर टू FES, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आगे शिफ्ट हो गए। द इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर टू कोएंजाइम Q, फिर वो कोएंजाइम Q में चले गए। तो ओवरऑल इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को NADH के मॉलिक्यूल से लेके कोएंजाइम Q के मॉलिक्यूल तक पहुंचाता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होते जाते हैं और हाइड्रोजन आयन ऊपर वाली साइड पे पंप होते जाते हैं। अगला जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, ये है हमारे पास सक्सिनेट Q रिडक्टेज, इसको बोलते हैं। कोएंजाइम Q इज मोबाइल कैरियर है जो हमने पहले देखा था, एंड कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम्स बोथ फ्रॉम FMNH2 प्रोड्यूस एन NADH डिहाइड्रोजिनेज। अब उन्होंने ये वाला बताया है कि इस कोएंजाइम Q जो है इसने NADH से ले लिए ना इलेक्ट्रॉन्स, उसने बताया ये यहाँ से भी ले लेता है और जो हमारे पास FADH2 के मॉलिक्यूल भी तो बने थे ना क्रैब साइकिल में, तो वो वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो वो दोनों साइडों से इलेक्ट्रॉन ले सकता है और इस तरह लेके उसको नेक्स्ट अगले कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में शिफ्ट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को हम बोलते हैं साइटोक्रोम रिडक्टेज। ये आयरन सल्फर प्रोटीन साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 और बहुत सारे प्रोस्थेटिक ग्रुप से मिलकर बना हुआ होता है और इसका काम भी यही होता है आगे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कपल कर करके आगे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना। फिर उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि एक कॉम्प्लेक्स छोटा सा होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और वो क्या करता है, इंक्लूडिंग साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। कॉम्प्लेक्स 4 जो है इज टाइटली बाउंड टू द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एट दिस साइड द ट्रांसपोर्टर इलेक्ट्रॉन O2 एंड फ्री प्रोटॉन्स आर बाउंड टुगेदर एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस टू वाटर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये उन्होंने 4 कॉम्प्लेक्स ना इसको कहा है, मतलब ये उन्होंने कहा है कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 2, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और इसको 4 का है और फिर इसको 5 का है। इस हिसाब से वो ठीक था कि ATP सिंथेज जो है वो कॉम्प्लेक्स 5 है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन यूँ शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑक्सीजन को चेंज कर देते हैं वाटर के अंदर और ये लास्ट स्टेप होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5 अपना काम करता है कि बाहर ऊपर वाली साइड पे बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन हुए होते हैं तो वो नीचे को पंप आउट करता है, उनको एनर्जी ग्रेडियंट प्रोड्यूस हुआ होता है तो वो नीचे को पंप करता है और फिर ATP प्रोड्यूस हो जाती है। इस पूरे के पूरे रिएक्शन को अगर हम खोल के देखें तो ये सारा कुछ हो रहा होता है इसके अंदर कि हमारे पास NADH का मॉलिक्यूल आया होता है, वो वापस रिड्यूस फॉर्म में चला जाता है, FMN जो है वो जो है FMNH2 में कन्वर्ट हो जाता है, वो आगे शिफ्ट करता है साइटोक्रोम Q में और FAD का मॉलिक्यूल जो है हमारे पास जब क्रैब साइकिल से आया हुआ होता है वो फिर यहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ से एनर्जी आगे शिफ्ट होती है, आगे शिफ्ट होती है और फिर एट द एंड ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इसको पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ऐसे याद करने की बजाय आप लोग सिर्फ इसको
ये इस तरह भी अगर मेंशन कर देंगे तो बहुत है, और अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर भी उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा होता है कि देखो कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 2 और 3, 1 यहाँ पर 2 होगा, 3 कॉम्प्लेक्स और 4 कॉम्प्लेक्स इस तरह पंप कर रहे होते हैं हाइड्रोजन आयन ऊपर को। उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि कितने हाइड्रोजन आयन एक मॉलिक्यूल में से निकल रहे होते हैं, ठीक है, वो पंप हो रहे होते हैं और एट द एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है। और फिर जब यहाँ पे बहुत सारे पंप हो जाते हैं तो एटीपी सिंथेज उनको नीचे को ले आता है और इस प्रोसेस के अंदर एटीपी प्रोड्यूस हो जाती है। अब उन्होंने बताया हुआ है थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट के अब कितनी एटीपी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। हम एट द एंड क्योंकि हम बायो एनर्जेटिक्स पढ़ रहे हैं तो वी नीड टू नो कि एट द एंड कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से और इस पूरे के पूरे प्रोसेस से प्रोड्यूस हुए। तो यहाँ पर उन्होंने उसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। द फ्री एनर्जी रिलीज बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट थ्रू कॉम्प्लेक्स 1 to 4 मस्ट बी कंजर्व्ड in the form that ATP synthase. The energy of electron transfer is used to derive protons out of the matrix by the complexes 1, 2, 3 and 4 and are proton pumps. The proton gradient thus created is maintained across the inner mitochondrial membrane till electrons are transferred to oxygen to form water. The electrochemical potential of this gradient is used to synthesize the ATP. यहाँ तक उन्होंने वही बात बताई हुई है जो मैंने आपको समझाई है कि क्या होता है। कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 और 4 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पंप की तरह काम करते हैं। वो हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं उसको ऊपर बाहर निकाल देते हैं, क्रिस्टी से बाहर को निकाल देते हैं, वहाँ पर एनर्जी का ग्रेडियंट बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो प्रोटॉन्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, H पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाते हैं और वो वापस जैसे ही आते हैं तो विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेज एटीपी प्रोड्यूस हो जाती है। अब उन्होंने बताया कि कितने मॉलिक्यूल जो हैं पंप होंगे हाइड्रोजन के तो कितनी एटीपी प्रोड्यूस होगी। तो अब हमने एनर्जी जो है वो कितनी प्रोड्यूस हुई उसके एनर्जेटिक्स देखने हैं। According to the estimated free energy of synthesis, it was presumed that around 3 protons are required per ATP synthesize. मतलब वो कह रहे हैं कि एनर्जी को देखते के हिसाब से हमने ये एज्यूम किया हुआ था कि 3 प्रोटॉन्स जब अंदर को आए तो एक एटीपी का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो, मतलब 3 हाइड्रोजन आयन अंदर को आए तो फिर एक एटीपी का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। हैंस इस हिसाब से अगर हम देखें, हैंस 1 NADH ट्रांसफ़र इट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, 10 प्रोटॉन्स आर पम्प्ड आउट। तो उन्होंने कहा अगर 3 का हिसाब लगाएं तो इसका मतलब हुआ कि एक NADH के मॉलिक्यूल 3 ATP के इक्वल होगा, ठीक है। तो 10 प्रोटॉन्स को पंप आउट होना होगा। दिस वुड अकाउंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 ATP। तो फिर अप्रॉक्सीमेटली 3 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। तो NADH इज इक्वल टू 3 ATP यहाँ पर इस हिसाब से हमने देखा। सिमिलरली द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 FAD, और उन्होंने कहा कि जब हम FAD को देखें तो उसमें से 2 जो हैं वो ATP प्रोड्यूस हो सकेंगी कि क्योंकि पंप करने पड़ेंगे 6 हमारे पास प्रोटॉन्स, तो 2 ATP प्रोड्यूस होंगी। लेकिन अब जो नई रिसर्च है उसने ये प्रूव किया है कि एक्चुअल एनर्जी प्रोडक्शन जो होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमने सोची हुई है। मतलब जब भी हम कुछ चीज़ थ्योरेटिकली देखते हैं तो वो ज़्यादा लगती है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो वो कम होती है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी ने डिसिपेट आउट भी तो होना है ना। तो क्योंकि ऑलवेज लीकेज ऑफ प्रोटॉन्स होता है, कोई ना कोई एनर्जी जो है वो हमारे पास ख़त्म हो रही होती है। तो उन्होंने कहा दिस रिजल्ट इन हार्नेसिंग ऑफ एनर्जी रिक्वायर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 2.5 ATP फ्रॉम NADH। तो हमने जब पहले कहा था 1 NADH का मॉलिक्यूल 3 ATP के इक्वल होता है, तो उन्होंने कहा कि जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो हमें पता लगता है कि एक NADH का मॉलिक्यूल 3 ATP के इक्वल नहीं होता, इट इज़ इक्वल टू 2.5 ATP, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोटॉन ने डिसिपेट आउट भी होना है। इसी तरह 1 FAD का मॉलिक्यूल 2 के इक्वल नहीं होगा, 1.5 ATP के इक्वल होगा। The synthesis of 1 ATP molecule is driven by the flow of 3 protons through the ATP synthase. When NADH is oxidized, 10 hydrogen ions are pumped out. According to recent figures, 1 NADH may generate only 2.5 ATP and 1 FADH2 may generate only 1.5 ATP. So, one molecule of glucose will generate only 32 ATPs. ये यहाँ तक है हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।